तो ये एग्जाम्पल आई थिंक आपको समझ में आ गया। मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि ये एग्जाम्पल जो हम कर रहे थे इफ एल्स इफ वाला, ये आप सभी को क्लियर हो गया कि ये कैसे करना है, या जो इसकी प्रोसीडिंग है वो आप लोगों को समझ में आ गई कि एक के बाद दूसरा स्टेप कैसे आपका मूव हो रहा है। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों को स्टॉप और एंड जो स्टेटमेंट है इनके बीच में डिफरेंस बता रही थी। आप देखोगे जो आपके प्रैक्टिकल फाइल में बहुत सारे जो एग्जांपल्स आप देखोगे या बुक में एग्जांपल्स देखोगे, सभी में जो आपका प्रोग्राम होता है, देखो एक तो शुरुआत तो आपकी इस जो आपकी कमेंट स्टेटमेंट है इससे आपकी शुरुआत मिलेगी आपको, और जो एंड होगा हमेशा ही आप क्या देखोगे कि उसमें पहले स्टॉप लिखा होगा और बाद में क्या होगा, एंड स्टेटमेंट होगा। तो ये आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में कि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, स्टॉप और एंड। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, स्टॉप का मतलब भी क्या होता है, रुकना, और एंड का मतलब भी आप लोग देख रहे हैं कि वही इसका मतलब होता है कि भाई कोई चीज है जिसको आप अभी स्टॉप कर रहे हो, लेकिन इनका जो मीनिंग है उस मीनिंग में डिफरेंस है कि स्टॉप स्टेटमेंट आप कहाँ यूज करते हो और एंड स्टेटमेंट आप कहाँ यूज करते हो। तो जो एंड है, एंड का मतलब होता है फिजिकल एंड। तब जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे थे, अगर आपने कहीं पर भी मान लीजिए कहीं बीच में आपने यहाँ एंड लिख दिया, तो आपका जो कंपाइलर है, कंपाइलर ये समझेगा कि जहाँ एंड लिखा है वहीं आपके प्रोग्राम का एंड हो गया है, तो जो भी आपने लॉजिक अप्लाई किया है वो यहीं पे फिनिश हो गया। तो एंड का मतलब होता है फिजिकल एंड। ठीक है, एंड के बाद आपकी कोई स्टेटमेंट्स नहीं आती, मींस आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। और स्टॉप जो होता है वो क्या बताया था मैंने आपको कि स्टॉप क्या है, आपका लॉजिकल एंड होता है। तो स्टॉप हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, कहीं पर भी। जैसे मान लीजिए कोई आप बहुत लार्जर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें आपको एक लॉजिक के बजाय कई सारे लॉजिक्स यूज करने हैं। ठीक है, तो आप जब हर एक लॉजिक अप्लाई करोगे तो आप कमेंट स्टेटमेंट के साथ उसकी शुरुआत कर सकते हो उस लॉजिक की। ठीक, जैसे यहाँ आप कंपेयर कर रहे हो, मार्क्स को कंपेयर कर रहे हो ना परसेंटेज से, तो आप इस इफ स्टेटमेंट से पहले एक कंपेयर स्टेटमेंट भी सॉरी कमेंट स्टेटमेंट भी डाल सकते थे कि अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम लिख सकते थे कि वी आर कंपेयरिंग मार्क्स विद गिवन मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड विद परसेंटेज, ये जो हमने परसेंटेज के जो स्लैब्स बनाए हैं इनके साथ हम क्या कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, या थर्ड डिवीजन है, या फिर फेल है स्टूडेंट। ठीक, तो हम यहाँ पे एक कमेंट स्टेटमेंट हमारी यहाँ बीच में ऐड कर सकते थे। ठीक, और इसी तरह से अगर एक के बजाय ज्यादा लॉजिक्स यूज करने होते हैं तो हम, जैसे ये एंड इफ है, यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर जो लॉजिक था वो यहाँ फिनिश हो रहा था, तो इसके बाद हम स्टॉप स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते थे। ठीक, ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था इसलिए इसमें सिर्फ आखिर में एक स्टॉप स्टेटमेंट यूज हुई है, लेकिन जो लार्जर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम मल्टीपल टाइम स्टॉप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप आप कहीं भी यूज कर सकते हो, आप कहीं पर भी स्टॉप लगा सकते हो बीच में, लेकिन एंड सिर्फ कहाँ लगेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपने एंड स्टेटमेंट अप्लाई करनी होती है। ठीक, तो ये आपको याद रखनी है ये चीज कि स्टॉप और एंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये जो हमने स्टेटमेंट लेबल्स दिए हैं, ये लेबल्स देखिए आपका, ये जो आपका यहाँ देखिए एक पूरा आपको एक सीध में दिखाई दे रहा है कि हमने प्रोग्राम जो है इतना स्पेस छोड़ के लिखा है। तो ये क्यों लिखा है इतना स्पेस छोड़ के, क्योंकि 7th कॉलम से हमने प्रोग्रामिंग या कोडिंग शुरू करनी होती है। तो ये शुरुआत के जो 6 कॉलम्स है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसके बाद में आपके 6 कॉलम्स यहाँ पे रिमेनिंग है, उसके बाद 7th कॉलम से ये हमने लिखना शुरू किया है, इस वजह से ये आपके यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और जो बीच के कॉलम होते हैं फर्स्ट से लेके 6 तक, वहां तक हम क्या लिखते हैं, या 6th कॉलम आपका ब्लैंक होता है, सिर्फ 5th कॉलम तक हम क्या लिखते हैं, आपके स्टेटमेंट लेबल्स लिखते हैं। तो लेबल आपके किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो ये जो 10 और 100 हमने लिखा है ये स्टेटमेंट लेबल है। ठीक है, अब इसके बाद में एक हमारा बच गया, क्योंकि हमने सारे लॉजिकल जो इफ थे उसके पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, तीनों पार्ट्स। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या था आपका, इफ स्टेटमेंट का, अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट। तो अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, ये जो स्टेटमेंट है अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट, ये कैसे वर्क करती है, इट एक्ट्स एज अ 3-वे स्विच।
थ्री वे स्विच की तरह से ये काम करती है आपकी, किस पर डिपेंड करते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कि कोई एक एक्सप्रेशन है आपकी और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो इस चीज पर डिपेंड करते हुए कि उस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है या जीरो है या फिर पॉजिटिव है, इस तरह से अगर नेगेटिव होगी तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करोगे, जीरो अगर होगी उसकी वैल्यू तो एक डिफरेंट ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करोगे, और अगर पॉजिटिव होगी तो एक डिफरेंट ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करोगे उस प्रोग्राम के दौरान। ठीक है, तो थ्री वे स्विच की तरह से ये आपकी अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट एक्ट करती है। अभी तक हमने जो इफ स्टेटमेंट बनाए थे उनके दो आपके वो टू वे थी, उसमें या तो उसका रिजल्ट ट्रू होता होगा या फिर उसका रिजल्ट फॉल्स था। ठीक है, तो वो टू वे थे आपके, और यहाँ पे आप कैसे वर्क करोगे, थ्री वे स्विच की तरह से वो वर्क करेगी। तो उस एक्सप्रेशन की आपकी तीन डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंटेक्स क्या है, जनरल फॉर्म का मतलब है सिंटेक्स। इफ के बाद ब्रैकेट में जहां आप कंडीशन लिख रहे थे उस कंडीशन की जगह यहाँ क्या आएगा, आपका एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन को हम स्मॉल ई से, जैसे लिखा हुआ है आपकी बुक में, स्मॉल ई का मतलब है कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आएगी। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आप सभी को पता है क्या होती है, वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स या फिर रियल वेरिएबल्स को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से अगर हमने कंबाइन कर दिया हो, उसकी हेल्प से आपका जो भी एक्सप्रेशन बनता है वही क्या था, आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में हमने एक्सप्रेशन लिखी, उसके बाद में L1 कोमा L2 कोमा L3, ये तीनों क्या है, आपके स्टेटमेंट लेबल्स हैं। ठीक है, ई जो है हमारा एक्सप्रेशन जो है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, कैसा होगा, वो नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का जो मतलब है वो यहाँ पे क्या है, आपके सिंपल वाले अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है हमने, जिनमें आयोटा आता है वो हमने नहीं लेना है। दूसरा क्या है, यहाँ पे हमारे पास L1 L2 और L3 है, तो ये क्या है, आपके स्टेटमेंट लेबल्स हैं। जैसे अभी हमने नंबर्स यूज किए थे 10 100, ऐसे ही आपके कोई भी नंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो लेबल नंबर्स यहाँ लिखे हुए होते हैं विद कॉमा, कॉमा बीच में हमने अप्लाई करना है, और आखिर में जो स्टेटमेंट लेबल होगा उसके बाद आपने कोई कॉमा अप्लाई नहीं करना, और ना ही जो फर्स्ट है ब्रैकेट के बाद जो है वहां भी कोई कॉमा नहीं लगाना है। और ये जो अंदर मैंने कॉमा लगाया हुआ है, ये जो कॉमा है ये आपका सिर्फ एक्सप्रेशन को मैंने ई से रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया है। ठीक है, तो L1 L2 L3, हेलो, क्या हमारा एक्शन परफॉर्म होता है इस स्टेटमेंट की हेल्प से, द एक्शन ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, एक्सप्रेशन जो होगी, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा कंपाइलर। एक सेकेंड को भी,
ये सॉरी भी, वो एक कॉल आ गई थी। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? हाँ या ना टाइप करो उसमें चैट बॉक्स में। ओके ओके, बस एक बार में ही आ गया समझ में। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी सबसे पहले जो आपने ब्रैकेट में लिखी है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है तो किस तरह से आपका जो आगे एक्शन है वो परफॉर्म होगा। अगर आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन जीरो है, मींस नेगेटिव अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है तो काउंटर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? जो आपने स्टेटमेंट लेबल L1 के सामने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी जीरो आती है, जीरो आती है तो L2 जो बीच में हमने लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, L2 के सामने हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी काउंटर उस पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। और या फिर क्या आ सकती है? पॉजिटिव आ सकती है। तो जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारा काउंटर सीधा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? I3 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन आपने लिखी है उसकी जो भी वैल्यू आती है वो इन तीनों में से कोई एक ही वैल्यू होगी। तो एक बार में आपकी एक ही नंबर ऑफ, एक ही आपका स्टेटमेंट लेबल के साथ जो लिखी होंगी स्टेटमेंट वही एग्जीक्यूट होंगी। या तो L1 के साथ जो लिखी है वो एग्जीक्यूट होंगी और फिर काउंटर नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। या फिर किसके साथ काउंट होंगी? अगर जीरो वैल्यू आती है तो L2 के साथ जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर पॉजिटिव आएगी तो L3 के साथ आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि तीनों ही एक साथ एग्जीक्यूट होंगी, वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही सेट आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपके लिखी हुई है कि इफ E इज नेगेटिव कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट लेबल L1। ठीक, तो फर्स्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव को, सेकंड जीरो को और थर्ड पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ये नंबर्स होंगे, जैसे हमने 10 दिया तो L1 की जगह 10 लिख देंगे, 20 दिया L2 को तो उसकी जगह 20 लिखा जाएगा और 30 दिया तो यहाँ पे 30 लिखा जाएगा। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमारा काउंटर या तो L1 पे शिफ्ट होगा या L2 पे शिफ्ट होगा या L3 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मतलब बाकी तो आपके जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे नहीं आते हैं, सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है जो हमारा आता है हमारे सामने, या हमारी उसमें भी दिया हुआ है, प्रैक्टिकल में भी दिया हुआ है कि हमें रूट्स निकालने हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उसमें हम जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और उसी पर डिपेंड करता है कि आपके जो रूट्स होंगे उस इक्वेशन के वो कैसे रूट्स होंगे। नेगेटिव होती है अगर डी की वैल्यू यहाँ डेल्टा से लिखा हुआ है तो डेल्टा से भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। ठीक, अगर जीरो होती है तो हम कहते हैं कि एक ही यहाँ पे रूट होगा हमारा और जो दोनों रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम। और जो ग्रेटर देन होती है तो रूट्स कैसे होते हैं? हमारे पास रियल रूट्स आते हैं। ठीक है। तो इसका जो प्रोग्राम है और जो फ्लो चार्ट है वो आपकी बुक में बना के दिखाया हुआ है, ये एग्जाम्पल वहां पे सॉल्व किया हुआ है। तो आज का आपका काम है कि आप ये प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी आपको पहले वाला प्रोग्राम समझाया, इस तरह से आपने उसको समझना है। तो पहले जो आपका लॉजिक है वो तो आपको पता है कि ये वाला लॉजिक होता है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि डी की वैल्यू निकालनी है, इस तरह की जो होती है वो हमारी एक्सप्रेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको ए एंटर करवाना होगा, बी एंटर करवाना होगा और सी एंटर करवाना होगा। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको एंटर करवानी होती हैं उसमें। डी, कैपिटल डी या डिस्क्रिमिनेंट आप जैसे भी लिखना चाहते हो उसको, वेरिएबल नेम को, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी आपको। तो यहाँ से ये कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो कैपिटल डी से आपको उसे रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे पास चार वेरिएबल हो जाएंगे, ए, बी, सी और एक हो जाएगा कैपिटल डी। और हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है जिसकी फॉर्म में आपने एक्सप्रेशन आपकी दी हुई है, एक होगा आपके पास एक्स वेरिएबल। तो इन वेरिएबल्स का आपने यूज करना है, किसकी वैल्यू आपने इंटीजर लेनी है, किसकी रियल लेनी है, ये आपको सबसे पहले डिफाइन करना है उसके बाद में। और फिर किसका यूज करना है? इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। तो इफ स्टेटमेंट का यूज करके इसका सोल्यूशन जो बुक में दिया हुआ है वो आपको खुद से पढ़ना है और फिर मुझे बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ्लो चार्ट भी बना रखा है वहां पर, तो फ्लो चार्ट को भी आपने समझना है और उसके बाद में जो प्रोग्राम की कोडिंग दी हुई है उसे करके देखना है।
तो अगर नहीं क्लियर होगा तो वो मैं बता दूंगी आप लोगों को कि कैसे है, लेकिन पहले आप लोगों ने उसको करके देखना है। ठीक है, तो ये हमारा जो भी था ये कंप्लीट इफ स्टेटमेंट थी आपकी। तो 4 तरह से हमने इफ स्टेटमेंट की, सिंपल इफ, ब्लॉक इफ, नेस्टेड इफ और उसके बाद में अरिथमेटिक इफ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इफ स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, जहां कहीं भी हमें कंपैरिजंस करने होते हैं वहां हम यही स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इन्हीं चारों में से कोई एक चीज आप यूज करोगे। ठीक है भाई, सभी ने रोल नंबर अपना लिख दिया चैट बॉक्स में?